80 में क्या देखना, अभी देख लें बगल में कौशल किशोर को देख लें, उनके घर में यहाँ के सांसद हैं मोहनलालगंज से, वो मंत्री हैं, उनके घर में जुआ हो रहा है, शराब पी रहे हैं और उनके लड़का हत्या में फंस रहा है, नहीं फंसाया जा रहा है, उसको आर्म सेक्ट लगाया जा रहा है, उनके पिस्टल से गोली, कार्यकर्ता की भाजपा की गोली मारकर हत्या की जा रही है। ये क्या है? ये अत्याचार अन्याय। पहले टेनी को बचाया, टेनी के लड़के को बचाया, अब कौशल किशोर के लड़के को बचाने का प्रयास। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है। अमेठी से आखिर कौन जीतेगा, इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है। राहुल गांधी या स्मृति ईरानी, इसको लेकर इन दोनों के बयान तो नहीं आ रहे। स्मृति ईरानी हालांकि बयान दी भी थी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन दर्शकों आज बताएंगे कि अमेठी से कौन जीतेगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं। दर्शकों आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से, जी हाँ दर्शकों सही सुना आपने, कि किस तरीके से स्मृति ईरानी को लेकर ऐलान हो रहा है, किस तरीके से जो है इन चीजों को लेकर बताया जा रहा है। सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर ये ऐलान किया गया, ये बताया गया कि कैसे स्मृति ईरानी को हराएंगे राहुल गांधी और तमाम लोग। जरा देखिए इस तस्वीर। रायबरेली के लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा। मैंने कहा ना अपने भाषण में, ये लोग मेरे चुनाव में जाकर मेरी मदद काशी में किए, तो निश्चित तौर से मुझे जब ये जानकारी मिली कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और बहुत बृहद रूप से मना रहे हैं, चेयरमैन साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, सब लोग, मैं निश्चित तौर से इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर आया। और इसलिए चुनने का भी मन आया कि ये ऐसी स्थान है जो पूरे देश में एक लहर चली, उसके बावजूद भी रायबरेली में वो लहर काम नहीं आई। यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया और हमारे अभिभावक के तौर पे सोनिया गांधी जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीते। 4.5 साल से नहीं आई वो। आज रायबरेली की हालत बहुत खराब है। जहाँ पर आप हैं, ये सामने देख रहे हैं लाइटिंग, इसका बजट नहीं आया है करीब 10 सालों से। इसकी बात ना आपकी मैडम उठा पाई, ना आप लोग उठा पाए, ना यहाँ का कारण निकल के आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये बनवाया किसने है, पैसा किसने दिया, ये पूरी तरीके से बजट किसने लाया, ये हमारी सोनिया जी लेकर आई। ये पूरे शहर का ये कमांड सेंटर, ये यहाँ पे सारी छोटी छोटी दुकानें बनेंगी, हम ले आए। हमारी सरकार 14 में चली गई, नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद एक पैसा नहीं दिया इन्होंने, एक पैसा नहीं दिया काम कराने का, क्योंकि ये सोनिया गांधी जी के क्षेत्र में, रायबरेली का क्षेत्र, यहाँ पर हार गए, तो इस नाते इन्होंने सारी चीज़ों को रोक दिया, भेदभाव करके रोका गया। अब हमारी सरकार 2024 से बनेगी, जो भी बची काम है रायबरेली के, हम सारे कामों को एकदम फर्स्ट क्लास करके देंगे, चमका कर देंगे, आप वादा करके। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अमेठी हाथ से चला गया है, रायबरेली है इकलौती, कितना बड़ी चुनौती लग रही है आपको ये? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नहीं गया है भाई, प्रदेश अध्यक्ष मैं पूछ रहा हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और बड़ी चुनौती ये है कि अमेठी हाथ से जा चुका है, रायबरेली आप देख ही रहे हैं। रायबरेली अभी वर्तमान में हमारे सांसद है ना सोनिया जी, अमेठी डंके की चोट पर लेने वाले हैं 24 में। और इस बार आप देखिएगा 13 रुपए किलो चीनी, जिस तरीके से उन्होंने कहा, पूछ लिया अमेठी में किसी को 13 रुपए किलो चीनी मिली है? कोई आपके परिचित खाए हो 13 रुपए किलो चीनी तो बताइए। गांधी परिवार ने कभी वोट लेने के लिए झूठ नहीं बोला, कभी लोगों को बरगलाया नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, डंके की चोट पर कहते वही करते हैं। क्या फिर से सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, सोनिया जी यहाँ से सांसद है, सोनिया गांधी जी लड़ेंगे। और अमेठी से किसका? अमेठी जी राहुल जी वहाँ से सांसद रहे हैं, वहीं राहुल जी लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे रायबरेली। अब प्रियंका जी, हम सब लोग काशी के लोग चाहते हैं, बनारस के लोग चाहते हैं, काशीवासी चाहते हैं कि आवे बाबा विश्वनाथ के दरबार में, वहाँ से चुनाव लड़े और बहुत जबरदस्त तरीके से उनको चुनाव जिताकर हम लोग। अध्यक्ष जी, जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 कम से कम यूपी की जो है, तो कैसे उनको ये देख रहे हैं कि 80 का 80 क्यों? 80 में क्या देखना, अभी देख लें बगल में कौशल किशोर को देख लें, उनके घर में यहाँ के सांसद हैं मोहनलालगंज से, वो मंत्री हैं, उनके घर में जुआ हो रहा है, शराब पी रहे हैं और उनके लड़का हत्या में फंस रहा है, नहीं फंसाया जा रहा है, उसको आर्म सेक्ट लगाया जा रहा है, उनके पिस्टल से गोली, कार्यकर्ता की भाजपा की गोली मारकर हत्या की जा रही है। ये क्या है? ये अत्याचार अन्याय। पहले टेनी को बचाया, टेनी के लड़के को बचाया, अब कौशल किशोर के लड़के को बचाने का प्रयास। भारत और इंडिया को लेकर विवाद हो रहा है हमारे लिए भारत, हमारे लिए हिंदुस्तान
एक है, इंडिया भी हमारे लिए महान है, भारत भी महान है, दोनों हमारे लिए इस देश की मिट्टी महान है। घोसी में जिस प्रकार से हुआ है इसमें दोबारा से आना अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। घोसी में जिस प्रकार से हुआ और बातें आई, तमाम आपके गठबंधन ने सवाल उठाए कि इस तरह का धमकाया गया, ये सब किया गया, तो ये क्या मान के चल रहे हैं आप अब लोग? देखिए आगे 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ इंडिया गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीत रहा है। राहुल गांधी की पदयात्रा हुई थी कि राहुल गांधी क्या रायबरेली और अमेठी नहीं आना, उनको चित्ता आना चाहिए था कि नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो यूपी की पदयात्रा बाकी है, अभी तो दूसरी यात्रा बाकी है ना। आगे देखिए, देखते रहिए, सारी चीजें सामने आ स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है, कैसे देख रही है कांग्रेस उसको? आप ये देखिए ना कि मैंने कहा ना कि एक मंत्री जी को देखिए किस तरीके से भगवान शिव के अर्घ्य में हाथ धो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बनारस में बाबा विश्वनाथ के अर्घ्य में हाथ धो रहे हैं। ये क्या है? ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। कार्यक्रम में भीड़ कम लग रही है, कुर्सी उर्सी खाली है सर, क्या ये तो अभी 10 बजे का कार्यक्रम है ना। जल्दी आगे क्या? ये मैं आ गया, मैंने उद्घाटन किया, मुझे बनारस जाना है, मेरे घर में भैया पूजा है। देखा आपने, साफ शब्दों में बोला जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, महिलाओं पे चुप, महंगाई पे चुप, युवाओं के ऊपर हो रहे जुल्म पे चुप, लड़कियों के कपड़े उतारे जाने पर चुप। स्मृति ईरानी को और कोई सी नहीं है, सुप्रिया सुले तो और जमकर बोला, और जो बातें कही वो हम सबको सुनने की जरूरत है। जरा इसको भी ध्यान से सुनिए और देखिए कि कैसे स्मृति ईरानी का कच्चा चिट्ठा खोलते नजर आ रही। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी ने चिरपरिचित अंदाज में अमर्यादित और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण एक वक्तव्य राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूँ। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। उनको लगा कि अनुराग ठाकुर जी उनसे बाजी मार रहे हैं, तो मैडम ने आज फिर से कमान संभाल ली है और मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, जो सदन में कही जा रही हैं, सदन के बाहर कही जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेना और उसके बारे में बोल लेना जरूरी है। और उसमें से पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। आपको बड़ी दिक्कत है विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने कहा। सुनिए वो सारे वक्तव्य जो मोदी जी ने विदेशी धरती पर, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर उन्होंने जाकर देश का सिर नीचा करने का काम नहीं किया। जब आप चीन में जाकर ये कहते हैं कि हमने क्या पाप किया था, हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसे लोग सोचते हैं, आपको लगता है देश का सिर और देश का मान बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। और अब वापस मैं आना चाहती हूँ स्मृति ईरानी के वक्तव्य पे, और उस वक्तव्य पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है राहुल गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सरकार जो सदन में कर रही है वो इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र क्षीण हो रहा है। आप चुने हुए सांसद का एक वक्तव्य है, उसमें से 18 चीजें एक्सपंज कर देते हैं क्योंकि मोदी और अडानी का नाम साथ में। ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से नजर नहीं नजारों की बात करते हैं कि शेर को और तमामों चीजों को एक्सपंज कर देते हैं। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। अगर एक बेबाक पत्रकार सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसे तमाम उदाहरण है। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है।
चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसियों के डर पे गिराना, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है। आगे मैं बताती हूं, लोकतंत्र को कमजोर करने के इतने उदाहरण हैं कि ये लोग कहीं मुंह छिपाए नहीं छिपेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जी क्योंकि ट्रोल मंत्रालय को संभालती थी, उनके ट्रोल मंत्रालय पे खतरा था, उनको लगा कमान हाथ से चली जाएगी, वापस मैदान में कूद पड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति जी, 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी। लोकतंत्र को भूल जाइए 2 मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में, लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, उन्होंने एक शब्द बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग। इस देश का पहला टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो सावरकर जी थे और उन्हीं के लोग आज उसको लेकर चल रहे हैं। इस देश के 2 टुकड़े कराकर जिन्ना के साथ मिलकर सावरकर का काम था और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी वही काम कर रहे हैं। इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं, आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है। मेरा अपना मानना है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है। और भारत के लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां सदन में और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो अपने आप में प्रमाण है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। देखा आपने, तुम्हें लगातार हम एक से बढ़कर एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, भले ही पुराने हो लेकिन लोगों को यादें ताजा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और इससे बेहतर वक्त होगा नहीं हिसाब किताब करने का। यही वजह है कि अब कांग्रेस की तरफ से नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इस बार जीत होगी। प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी, सोनिया गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी, ये तो खैर चलिए कांग्रेस के पार्टी का पर्पस है, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे इस बात का ये ऐलान हो चुका है। लेकिन मेरे 2 सवाल है दर्शकों आखिर में आप लोगों से जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप ही बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आप किस पे लड़ना चाहते हैं, किस पर लड़ता हुआ दिखना चाहते हैं, मुद्दों पर या फिर वन नेशन, वन इलेक्शन, धारा 370, राम मंदिर? यकीन मानिए आप, किसी का भला नहीं होने वाला है जब तक मुद्दों पर चर्चा ना हो। और सिर्फ 200 रुपए 100 रुपए कम हो जाने से आप खुश मत होइए, क्योंकि यही लोग फिर 1000 रुपए बढ़ाएंगे और आपकी कमर को कसवा देंगे। इसलिए होश में आइए, ऐसे नेताओं को चुनिए जो झूठ कम बोले और आपका काम ज्यादा करे। ये किसी पार्टी को देख के मत वोट दीजिए कि बीजेपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, सबके वही हाल है। इसलिए जब तक आप सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये लोग आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे। आज बीजेपी है तो बीजेपी को गाली देंगे, कांग्रेस है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इसलिए पार्टियों को देखकर नहीं, अपने क्षेत्र में नेताओं को चुनिए, उनके अंदर आपका खौफ होना चाहिए, ना कि उनका आपको खौफ होना चाहिए। ये इस बात को समझिए और उनसे सवाल पूछिए। आपने वादे किए थे जिस चीज का वो क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर आप रास्ता देखिए, दूसरे को चुनने का मौका दीजिए। बहरहाल देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी हरा भी पाएंगे। 2019 में हार गए थे ये, भले ही इनके कार्यकर्ता नेता महंगाई पे बात करते हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे पे लोगों का दिल जीत पाएंगे, लोग इन पे भरोसा कर पाएंगे? ये तमाम अहम सवाल जो सबको चुभ रहा है, जो सबको काट रहा है, जो हम सबको सुनने और समझने की जरूरत है, जो देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन एक सच्चाई जो हमारा आप समझते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई जो हमारा बूझते हुए नजर आ रहा है, और वो ये है कि क्या वाकई में जो है ये तमाम चीजें होती नजर आएंगी, क्या वाकई में ये चीजें दिखता हुआ नजर आएगा? ये तमाम अहम सवाल जो हमारा आप समझते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्मृति ईरानी को लेकर बीजेपी क्या करती है, क्या उन्हें टिकट देगी या छोड़ देगी, ये तमाम सवाल है। हालांकि सोशल मीडिया पे लेकर इनको जिक्र हुआ था, जानकार कह रहे थे कि वरुण गांधी, मेनका गांधी, इन सबका टिकट कट जाएगा।
हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जहां तक राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का सवाल है, क्या इन दोनों में कौन बाजी मारेगा, कौन किसको मात देगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा मुकाबले में, ये 24 के इलेक्शन पता चलेगा। और इसी को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है, इसी को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। और जो दरअसल सवाल ये है कि राहुल गांधी और मोदी जी से भी टक्कर है, राहुल गांधी बीजेपी से टक्कर है, फिर से एक यात्रा शुरू होने वाली है। इस पर स्मृति ईरानी का क्या रोल रहेगा, वो किस तरीके से अपने बातें रखेंगे, ये तमाम अहम सवाल जो लोग जानना चाह रहे हैं और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो है स्मृति ईरानी को राहुल गांधी हरा देंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। हमें प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।